नैब का काम ऑपोजिशन का एहतसाब करना नहीं है, नैब का काम ऑल अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना है। हाँ। ये जो इन्होंने इकदाम उठाया है, जो सदर को इख्तियारात दे दिए, ये आपने एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को इख्तियारात दे दिए। ठीक। और इससे जो न्यूट्रलिटी है जिसको बरकरार रखना बहुत अहम है कि नैब ने ऑल अक्रॉस जो है अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसकी धज्जियां उड़ गई। लेकिन सिर्फ इस ऑर्डिनेंस से नहीं उड़ी। आज जो चेयरमैन नैब जो नौकरी कर रहे हैं, वो मुशावरत के जरिए या ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन से नहीं कर रहे। उनको ये नौकरी पीटीआई ने दी है। आप लोग भी तो और बड़े वो सियाने हैं ना पीटीआई के सर, लिए बैठे काम हुए कर उस रहे दिन से, अदालत नहीं जा रहे, आप लोग भी चैलेंज नहीं कर रहे उसको। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आज वो नौकरी पीटीआई के लिए कर रहे हैं, और जो गैर जानिबदारी जो नैब की होनी चाहिए थी, वो आज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक। आज नैब जो है वो हुकूमत का एहतसाब करने के लिए नहीं बनाई गई। ये जो सारे ऑर्डिनेंसेस हैं, ये हुकूमत के एहतसाब को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। और देखें, ऑपोजिशन ने भुगत लिया, चौथा साल इनका है। वैसे ही अब कुछ चंद महीनों बाद इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाना है, कोई चीज साबित नहीं हो सकी, हमें कोई घबराहट नहीं है। लेकिन जो एक महीने में 2 ऑर्डिनेंसेस आना है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब है कि जो एक माह में वो जो कानून लागू होता था, इन्होंने कोई मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाना था, या मखसूस कोई केसेस रैप अप राना कराने साहब, थे वो बात जो मैंने एक, कुरैशी या साहब के फिर सामने भी रखी है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है, जब पहला सेशन, जब पहला आ गया उसका जो ऑर्डिनेंस था, ना आप अदालत गए हैं, ना अपने ऑपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने भी कोई रिक्वेजिशन जमा नहीं करवाई ना, क्या हो हाउस के अंदर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें तो कोई फिक्र नहीं है इन ऑर्डिनेंसेस से, लेकिन हुआ ये है, हम इनको चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये एक्सपोज हो गए हैं अच्छा। बहुत बुरे तरीके से। और इन्होंने नैब की, देखिए नैब की आज, अब इन्होंने जो जज लगाने हैं, वो सदर साहब ने जज लगाने। वो जज कौन से केसेस सुनेंगे, वो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन है। तो ये जो कुछ भी करेंगे, ये तो एक गवर्नमेंट बेस्ड एहतसाब हो। देखें, हमने जब हम हुकूमत में आए, जब ये हुकूमत में आए, तो हमने इनको कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 दफा नेशनल असेंबली में ऑफर की, लेकिन इन्होंने रद्द कर दी। फिर कोरोना के ऊपर इन्होंने इजलास बनाया, जो स्पीकर साहब हैं, उसमें इमरान खान साहब अपनी तकरीर करके निकल गए और ऑपोजिशन की बात सुनने से गवारा नहीं किया। इसी तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में वो कहते हैं आप ये तकरीर नहीं अपने करने देते, धांधली वहां के पे शोर धब्बे शराबा एक करते हैं, वो दूसरे बैठ के क्या करें। नहीं, शोर शराबा आप अगर करते हैं, तो हुकूमत ने कौन सा चुप कराने की कोशिश की है? उसके बदले में गालियां, इल्जामात और ऑपोजिशन की बात ना सुनना, वो हल नहीं है। और असेंबली चलाना हुकूमत का काम होता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि इस हुकूमत ने पॉलिटिकल पोलराइजेशन की हदें पार कर दी, और आज जो पाकिस्तान है, वो एक पोलराइज्ड पाकिस्तान है, जहां ऑपोजिशन हुकूमत इकट्ठे बैठ के काम नहीं कर सकती। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये कहते हैं हम इनके साथ बैठना नहीं चाहते, हम बिल्कुल बैठना चाहते हैं, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं। अभी मेरे बड़े भाई ये नदीम ने नैब की वो 38 निकात की बात की, तो वो उनमें से बहुत सारे निकात आपने अपने आप को एनआरओ दे दिया अभी ऑर्डिनेंस के जरिए। वही उसमें से काफी चीजें सिमिलर थी जो आपने कर ली। वो बात इधर ये है कि हुकूमत का एजेंडा ये राना साहब, लगे ये रहा, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे, अब दोनों का कंसेंसस है कि नैब को जितना कम से कम करें ये बेहतर है। नहीं, मैं बताता हूं असल मसला क्या है। मसला ये कि हुकूमत ने कोई डेवलपमेंट नहीं की, हुकूमत ने कोई डिलीवरी नहीं की, कोई टेंजिबल जो है वो चीज नजर नहीं आती। मईशत तबाह हाल में है। हुकूमत का एक ही बयानिया था, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में राना साहब, आपके और मेरे सूबे में 30,000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। आप एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे प्रोग्राम करें। ये देखिए ना, आप जैसे, मैं नौजवान से तवक्को नहीं रखता कि आप दिन को रात कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि जी हम राजी नहीं है, मैं आपकी ये बात मानूंगा। आप कहेंगे कि कोई डिलीवरी नहीं है, आप इसी पंजाब में, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अवाम भुगत रही है, जो हो रहा है डेली बेसिस पे भुगत रही है, और उसको नजर आ रहा है कितनी डेवलपमेंट आप दे रहे हैं। लेकिन यहां मसला ये कि अभी इमरान खान साहब ने अपना वो जो तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन खानदान से कि अगर ये पैसे वापस ले आए, तो मैं हर चीज जो है वो आधी कीमत में कर दूंगा। तो खुदा के लिए आप रिक्वेस्ट ना करें, आप वजीर आजम हैं,
अगर आप कुछ साबित कर सकते हैं तो वो इसी टेन्योर में आपने साबित करना है। अगले दौर में जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो फिर ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आज अगर आप कुछ और आपने कुछ साबित नहीं किया, 4 साल होने को हैं जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो मुंह के बल गिरी है और एक्सपोज हुई है, हर दफा एक्सपोज हुई है। और कोई इस वक्त नैब जो है वो सिर्फ पीटीआई की नौकरी कर रही है और उसके बावजूद कुछ नहीं निकाल पाई और कुछ साबित नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया राणा साहब, वो कहते ने कोई एक्सीडेंटली किधर कीमत ऊपर चली गई है, गवर्नमेंट ने कोई रेट नहीं बताया। एलडी खबर आ रही है कि 140 रुपए ते 135 रुपए कराची दे विच जेड़ी है वो मुख्तलिफ कीमतां ते लाहौर पेशावर हर जगह तकरीबन वो कहते हैं कि कोई हादसाती तौर पे कीमत ऊपर चली गई। कराची में तो इनकी डॉलरिंग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी इनकी डॉलरिंग रही है आज से 4-5 माह पहले। दसो इसका बड़ा आसान हल है कि आइंदा आप चीनी डायरेक्टली ना खरीदा करें, नदीम कुरैशी साहब को कहा करें कि उनके थ्रू खरीद दिया करें, आपको चीनी सस्ती मिले। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बतानी है कि जो तासुर दे रही है हुकूमत के दुनिया में महंगाई है महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई हो रही है। मुझे राणा साहब पाकिस्तान में जो दुनिया जवाब देना, वो कह रहे थे कि इंडिया में 250 रुपए इस वक्त पेट्रोल है, बांग्लादेश 200 और पाकिस्तान में 138 के वजीर आजम साहब ने तकरीर में फरमाया। इंडिया में फीकस जो सर उनकी आमदन है मतलब सालाना जिसको आप कहते हैं 2100 है पर कैपिटा डॉलर्स के अंदर, बांग्लादेश 2130 है, पाकिस्तान में 1190 है, दुगनी है उनकी हमसे। उमर एक और चीज इसमें ऐड कर लें, जो इंडिया में खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन थी, जो फूड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, वो सितंबर के महीने में 1% थी और पाकिस्तान में 10.8% थी। ओवरऑल इन्फ्लेशन महंगाई इंडिया में 4 से 5% के दरमियान में है, पाकिस्तान में 8 से 9% के दरमियान में है।